हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिजीजेस के बारे में। और जो आपका टॉपिक है कम्युनिकेबल है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम जो है थोड़ा सा डिजीजेस के बारे में जान लेते हैं, इनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में। डिजीजेस जो होती है बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक तो आपके बाय बर्थ होती है, जब आप पैदा होते हैं तभी कुछ डिजीजेस होती है, जैसे कि हार्ट में सुराख होना। और कुछ ऐसी डिजीजेस होती है जो कि हम डेवलप करते हैं आफ्टर द बर्थ। तो जो बर्थ के वक्त डिजीजेस होती है उसे हम जो है कॉन्जेंशियल डिजीजेस कहते हैं। और वो डिजीजेस जो कि हम डेवलप करते हैं आफ्टर द बर्थ उसे हम एक्वायर्ड डिजीजेस कहते हैं। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। ये इसी एक्वायर्ड डिजीजेस की जो है वो टाइप है। एक्वायर्ड डिजीजेस जो है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस भी हो सकती है, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो है एक हेल्थी पर्सन में जो है वो सेपरेट हो सकती है। और यही जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी हो सकती है, यानी कि वो सेपरेट नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन के से। हमारे सिलेबस में कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दोनों हैं। चलिए हम देख लेते हैं इनकी क्लासिफिकेशन से पहले इन चीज़ों को। कॉन्जेंशियल डिजीज कौन सी होती है, जो कि बर्थ के साथ ही जो है वो प्रेजेंट होती है बॉडी में। जैसे कि मैंने आपको कहा, एग्जाम्पल होल होता है किसी किसी बच्चे को हर्ट में जब वो पैदा होता है। और ये किस वजह से होता है, एक तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है, या तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और माल फंक्शनिंग, किसी भी ऑर्गन का माल फंक्शनिंग की वजह से होता है। एक्वायर्ड डिजीजेज जो होती है ये हम जो है डेवलप होती है हमारी लाइफ, हमारी जो है पूरे लाइफ टाइम में किसी भी वक्त हो सकती है, आफ्टर द बर्थ ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम। एक्वायर्ड डिजीज जो होती है जनरली दो टाइप्स की होती है, एक इन्फेक्शियस डिजीजेज होती है, एक डीजेनरेटिव डिजीजेज होती है। इन्फेक्शियस डिजीजेज वो डिजीजेज होती है जो कि ट्रांसमिट होती है एक डिजीज पर्सन से एक हेल्थी पर्सन पे, जैसे कि मीजल्स की बीमारी है। फिर डीजेनरेटिव डिजीजेस क्या होती है, जो कि किसी भी माल फंक्शन की वजह से होती है, कोई भी जैसे कि इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उनके माल फंक्शन की वजह से होती है, जैसे कि हार्ट फेलियर। अब जो एक्वायर्ड डिजीजेस होते हैं इनको हम दो कैटेगरी में जो है वो क्लासीफाई करते हैं या स्टडी करते हैं। एक कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होती है ट्रांसमिट होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन में। नॉन कम्युनिकेबल जो होती है वो सेपरेट नहीं होती है एक हेल्थ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन को। इनका डिफरेंस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस तो यही है, इट इज काज्ड बाय सम बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो जैसे कि कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स है, जैसे कि पैथोजन, पढ़ा चुका हूं मैं आपको कि पैथोजन क्या होते हैं। जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, हेलमिंथिस यानी कि वर्म से सेपरेट होती है। तो मतलब आपके सिलेबस में जो कम्युनिकेबल डिजीजेस का पार्ट होगा, आपको इसमें डिजीजेज ऑफ वायरसेस भी पढ़नी है, डिजीजेज ऑफ बैक्टीरिया भी पढ़ना है, प्रोटोजोआ भी पढ़ना है, और वर्म से रिलेटेड डिजीज भी पढ़नी होगी। और ये सेपरेट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू कांटेक्ट से भी होती है, वाटर से, एयर से, कोई भी जो है वो जो है इसका सोर्स हो सकता है, करियर हो सकता है। अगर ये सेपरेट होती है कम्युनिकेबल डिजीजेज, तो मतलब ये कम्युनिटी हेल्थ के लिए जो है वो खतरा है। तो जो भी उसके आसपास लोग रह रहे होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, तो वो जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है वो याद रखेंगे, ये कंसर्न है हमेशा कम्युनिकेबल डिजीजेज कम्युनिटी हेल्थ के लिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करेंगे, ये किसी स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से होता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना, कैल्शियम की कमी हो जाए, बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाए, पोटेशियम की कमी हो जाए, या उनका ज़्यादा हो जाना, तो उनकी वजह से होती है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो है वो सेपरेट नहीं होती, क्योंकि इंडिविजुअल पे जो फोकस करती है, एक इंडिविजुअल पे ही रेस्ट्रिक्ट रहती है। तो सबसे पहले जो हम मोड पढ़ने वाले हैं सेपरेट कम्युनिकेबल डिजीजेज, वो क्या क्या है। मोल्ड, एक तो मैंने यही कहा कि इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्थी पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है। दूसरा, किसी को खांसी वगैरह है, छींके आती है, स्नीजिंग होती है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी जो हो सकती है। अगर किसी का कंटेक्ट जो है सॉइल से, सॉइल के अंदर जो है कुछ डिजीज काजिंग वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो हो सकता है। एनिमल बाइट, जैसे कि रेबीज है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन बाय वेक्टर हो सकता है, जैसे कि हॉर्स फ्लाई से, मॉस्किटो से। फिर एयरबॉर्न से भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट बॉर्न की बात करेंगे, जैसे कि कोई किसी ने किसी का टॉवल लगा दिया, किसी का कंगा लगा दिया, किसी के कपड़े पहन लिए, तो उनसे भी जो है वो हो सकती है। और फिर कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेस भी जो है वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का पार्ट रहता है। फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीजेस।
तो पहली हमारे पास जो डिजीज है वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का पैथोजन की बात करेंगे, चिकन पॉक्स वायरस से होती है, यानी कि वर्सीला वायरस से, और इसे वर्सीला जोस्टर भी कहते हैं। देखिए, एक चिकन पॉक्स बीमारी है, एक स्मॉल पॉक्स बीमारी है। तो मैं यहीं पर जो है स्मॉल पॉक्स को भी थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होती है वो किससे होती है? वर्सीला जोस्टर से होती है। स्मॉल पॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा? वेरिलो वायरस। कौन सा होगा? वेरिलो वायरस से होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे, ये कांटेक्ट से हो सकती है। मोडा और जो स्कैब्स जो है जब ये निकलते हैं इसके दाने चिकन पॉक्स के, उनसे भी जो है एक से दूसरे पर्सन को हो सकती है। तो इसलिए जो है हाइजीन जो है प्रॉपर मेंटेन करनी होगी। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 12 से जो है वो 20 दिन तक होता है, और जो स्मॉल पॉक्स है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है थोड़ा कम होता है, यानी कि 2 हफ्ते तक होता है, 12 से 14 दिनों तक। इसके अलावा जो है इसमें देखिए, चिकन पॉक्स जो होता है ये सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कैसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है? सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। और स्मॉल पॉक्स जो होता है उसमें सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीफ्यूगल तो मतलब क्या फ़र्क है? सेंट्रीपिटल जो होता है इसमें जो सेंटर जो होता है वहाँ पर मैक्सिमम होता है, सेंट्रल जो होता है वो मैक्सिमम, यहाँ पर आउटसाइड जो होता है वो मैक्सिमम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये फेस है किसी पर्सन का, तो इसमें जो सेंटर में जो होंगे वो दाने जो होंगे या पिंपल जो भी निकलते हैं चिकन पॉक्स में वो ज़्यादा होंगे, साइडों में जो होंगे वो कम होंगे। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्मॉल पॉक्स जो होता है वो भी इसी तरीके के जो है वो पिंपल्स वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पर आउटसाइड जो होता है, साइडों में जो होता है वो मैक्सिमम होता है, बॉडी का जो है सेंटर में कम होता है। तो ये जो होता है वो स्मॉल पॉक्स हो, इसका जो है वो डिफरेंस है। अच्छा, चिकन पॉक्स की बात करते हैं, क्या इसके लिए कोई वैक्सीन बनी है? आपका टॉपिक है वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन, तो आपको हर बीमारी की वैक्सीन के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी तक जो है प्रिवेंशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोई भी वैक्सीन नहीं है अगेंस्ट द चिकन पॉक्स वायरस। लेकिन स्मॉल पॉक्स की बात करेंगे तो स्मॉल पॉक्स के लिए जो है वैक्सीन बनाई गई है। एडवर्ड जेनर ने जो है बनाई थी 1700 जो है 96 में जो है एडवर्ड जेनर जो है वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। ठीक है, जो कि वैक्सीना वायरस से जो है वो बनाई गई थी, जिसे पॉक्स वायरस भी कहते हैं। और लेकिन चिकन पॉक्स की कोई भी नहीं है। अब ये इस जो भी पेशेंट होते हैं इनको कुछ प्रिकॉशन जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि पेशेंट शुड बी केप्ट इन आइसोलेशन, उसे अकेले में रखा जाए। क्लॉथिंग या यूटेंसिल जो भी पेशेंट यूज़ करता है उसे स्टेरलाइज जो है प्रॉपर किया जाए। जो फॉलन स्कैब्स होते हैं उनके दानों वगैरह से पिंपल से गिरते हैं उनको कलेक्ट करके जो उनको जलाया जाए, क्योंकि उनसे जो है दूसरे पर्सन को जो है वो क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो फैल सकती है। और एक बात इम्पॉर्टेंट कि अगर एक बार जो है किसी भी पर्सन को ये बीमारी हो जाती है चिकन पॉक्स की, तो लाइफ लॉन्ग जो है इम्यूनिटी जो है उस पर्सन में जो है वो रहती है उस बीमारी की। ठीक है, जब भी वो रिकवर होता है उस बीमारी से। अब बात करने वाले हैं मीजल्स की। मीजल्स की जो बीमारी है इसमें पैथोजन जो होगा वो क्या होगा? वायरस जो है वो रूबीला होगा। कौन सा होगा? रूबीला वायरस होगा। देखिए, मीजल्स भी कहा जाता है, इसी को जो है रूबीला भी कहा जाता है, और एक और नाम होता है इसका मॉर्बिली। ठीक है, तो मॉर्बिली भी जो है कहा जाता है। पैथोजन जो है वो वायरस कौन सा होगा? पैरामिक्सो वायरस होता है। बेसिकली क्या होता है? पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, अगर ये नाम भी आपको मिलता है तो आप इसी को जो है मार्क करेंगे। या रूबीला वायरस, रूबीला मैंने इसलिए कह दिया कि इसको कहा जाता है इस बीमारी को। ठीक है, तीनों नाम है इसके। MMR बेसिकली क्या? MMR। एम से मीजल्स, एम से मॉर्बिली और आर से रूबीला। देखिए, इसके लिए जो वैक्सीन लगती है वो यही MMR वैक्सीन ही लगती है प्रिवेंशन के लिए। कौन सी? MMR वैक्सीन लगती है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 3 से 5 दिन होता है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है, तो आप 2 हफ्ते मान सकते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं मीजल्स के केस में? एक तो कॉमन कोल्ड होता है, आपके माउथ में जो है स्मॉल पैचेस जो है और गले में जो है वो स्मॉल पैचेस जो है निकलने लगते हैं। बेसिकली इसको हम कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉप्लिक स्पॉट्स। ये भी टर्म आ जाती है, आपको एक टर्म आ सकती है कि कॉप्लिक स्पॉट्स जो है वो किस बीमारी में होते हैं, तो मीजल्स में होंगे, या माउथ में जो है निकलते हैं, या थ्रोट में। कॉप्लिक स्पॉट जो है याद रखेंगे।
अच्छा, ये जो माउथ में हमारी जो जबान के ऊपर सॉफ्ट और पैलेट होते हैं ना, बेसिकली इस पैलेट में निकलते हैं इस तरीके से, ठीक है। कॉप्लिक स्पॉट्स कहा जाता है इनको, इसलिए भूलेंगे नहीं। मीजल्स की वैक्सीन भी मैंने आपको बता दी, MMR वैक्सीन। और ये भी याद रखिए, इस वैक्सीन को रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है और 2 से 8 डिग्री पे जो है इसको रखना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाती है। और ये वैक्सीन जो है तीनों डिजीजेस, चाहे मीजल्स आए, रूबीला आए या मॉर्बिली, इन तीनों से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। फिर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। एक तो जो है वो पेशेंट शुड बी केप्ट इन आइसोलेशन में रखना चाहिए। क्लीनलीनेस जो है उसे मेंटेन करना पड़ता है। एंटीबायोटिक जो होती है वो सिर्फ जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन को जो है वो चेक करती है, जो क्योंकि दोबारा जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है एक पर्सन को। और वैक्सीन जो है वो MMR वैक्सीन है। नेक्स्ट जो आपकी बीमारी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी पोलीमाइलेटिस। पोलीमाइलाइटिस यानी कि पोलियो वायरस। पैथोजन जो होगा वो क्या होगा, डिजीज काजिंग जो होगा वो क्या होगा, कौन सा वायरस होगा, पोलियो वायरस होगा। अब देखिए यहाँ पर इसके जो सिम्टम्स हैं, वायरस जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स में, और फिर वहाँ से जो है ब्रेन सेल्स में जो है पहुँचता है, ब्रेन तक पहुँचता है। कैसे, ब्लड से, लेकिन टाइम लगता है ब्रेन तक पहुँचने में। और जब ब्रेन तक पहुँचता है तो ये डैमेज करता है ब्रेन को भी, नर्व्स को भी, ठीक है, और पैरालिसिस जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पर पैरालिसिस के केस में जो पोलियो जिसे होता है तो उसकी नेक में स्टिफनेस होती है, फेवर रहता है, लॉस ऑफ हेड सपोर्ट रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, नाम ही है वो क्या, वायरस होगा। तो वायरस जो है एंटर करता है इनसाइड द बॉडी थ्रू फूड से और वाटर से। इसलिए जो भी आप खाते हैं खाना, यानी कि वेजिटेबल्स खाते हैं या जो भी चीज़ें खाते हैं, उसको प्रॉपर वॉश किया करें और फूड को जो है अच्छे से पकाया करें, ताकि जो भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, वायरसेस वगैरह है, वो डेड हो जाए। इनक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिनों का रहता है। अब प्रिवेंशन जो है वो इसके लिए जो है पोलियो के लिए पोलियो ओरल ड्रॉप पिलाई जाते हैं, जिसको हम OPV कहते हैं। तो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है बेसिकली OPV, और आप इसे पोलियो वैक्सीन ड्रॉप भी कहते हैं। ये बच्चों को दिए जाती सर्टेन इंटरवल्स, एक शेड्यूल बना हुआ है कि इतने साल के बच्चों को जो है ये ड्रॉप पिलाना है। पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है कंट्री में टू गिव द पोलियो वैक्सीन टू द चिल्ड्रंस। अब हम बात करने वाले हैं रेबीज की। रेबीज जिसे आप हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रो मानते हैं वाटर, वाटर से डर। अब देखिए पैथोजन जो है इसका क्या होगा, रेबीज वायरस होगा। कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन किया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, रैपिड डॉग है, ठीक है। जब डॉग जो है अगर वो काटता है, उसके बाइट से जो है वो रेबीज होती है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि 10 दिन से जो है 1 से 3 महीने के बीच में जो है ये है। अब देखिए अगर जो है डॉग ने काटा, 10 दिन में भी जो सिम्टम जो है वो पता चल जाते हैं कि उसमें हेडेक रहती है, फीवर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, गले में प्रॉब्लम रहती है, चेस्ट में प्रॉब्लम होती है, पानी से डर लगने लगता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। तो रेबीज़ के जो है आपको ये भी मालूम है कि इंजेक्शन लगते हैं, कंपलसरी जो है इम्यूनाइजेशन होती है इसके रिलेटेड। तो एंटी रेबीज़ जो है वो इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसमें ओरल डोजेस भी जो है वो भी दी जाती है, जब भी जो है ये ऐसा एनिमल जो है आपको खाए, ठीक है। अब यहाँ पर सिम्टम्स क्या है, फेवर, हेडेक होता है, हाई फेवर रहता है, पेनफुल कंट्रक्शन ऑफ मसल ऑफ थ्रोट एंड चेस्ट, चोकिंग एंड फियर ऑफ वाटर लीडिंग टू द डेथ। अब हेपेटाइटिस की बात करते हैं। हेपेटाइटिस का पैथोजन जो है वो क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस है। कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंटेमिनेटेड वाटर है। इंक्यूबेशन पीरियड जनरली जो है वो 15 दिन भी हो सकती है और 160 दिन तक जो है हेपेटाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड है। तो उतनी जल्दी जो सिम्टम्स जो है नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जब नज़र आते सिम्टम्स क्या होते हैं कि बॉडी में जो है दर्द होने लगती है, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, नोजिया होगा, आइज एंड स्किन जो है वो येलो हो जाती है, यूरिन जो होता है वो डीप येलो इन कलर। तो बेसिकली जो है जब भी येलोइश होने लगती है बॉडी, उसमें आइज भी, आपकी स्किन भी जो है येलो होने लगती है, और साथ में जो है यूरिन जो है वो भी जो है वो
येलो होने लगता है। किस वजह से होता है? बाइल पिगमेंट्स की वजह से, क्योंकि लीवर जो होता है वो एनलार्ज होता है और उस केस में जो है वो बाइल जो है वो प्रोड्यूस जो है ज़्यादा करता है, तो उस वजह से जो है वो हर जगह जो है वो येलो येलो होना शुरू हो जाता है। प्रिवेंशन आप जानते हैं, हेपेटाइटिस बी जो है वो वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है इंडिया में, और काफ़ी देर से जो है वो अवेलेबल है इंडिया में। एक तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो लगती है, और हाइजीन जो है वो ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है, और फैट रिच जो है सब्सटेंस जो है इसमें नहीं लेनी चाहिए। बात करेंगे इन्फ्लुएंजा, जैसे कॉमनली जो है फ्लू कहते हैं और बहुत ही कॉमन है। ये भी जो है फ्लू भी जो है इन्फ्लुएंजा जो है ये भी वायरस से होता है, और ये वायरस जो है खास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है वो इन्फेक्ट करता है। आप देखिए एक कॉमन कोल्ड होता है, सेम जो है इन्फ्लुएंजा भी होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है, तो उसे जो हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं। काजिज क्या होगा? वायरस ही होगा जो कि अटैक करते हैं हमारे बॉडी के सेल्स को, ठीक है। फिर जो है टिपिकल सिम्टम्स जो होगा वो क्या होगा कि फीवर रहेगा, और फीवर जो है वो 100 से जो 103 जो है वो फ़ारेनहाइट तक रहेगा एडल्ट्स में, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। रेस्पिरेटरी जो है ट्रैक्ट जो है वो इन्फेक्शन होगा, जैसे कि सिम्टम्स होंगे उसमें कफ होगा, गले में खराश होगी, ज़ुकाम रहेगा, सर में दर्द रहेगा, मसल्स में पेन रहेगा, फटीग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, वोमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया भी जो है वो, ये सारे जो है वो इसके इन्फेक्शंस जो है इससे हो सकते हैं, ठीक है। और जब जब किसी पर्सन को इतना ज़्यादा जो है इसमें सिवियर केस हो जाता है, तो निमोनिया भी उस पर्सन को हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन जो है इसमें बिल्कुल हो सकती है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। और निमोनिया के बाद जो है अगर उसे ट्रीट नहीं किया जाए तो बिल्कुल जो है ये डेथ हो सकती है इसमें। ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल जो है वो क्या होता है? एक तो एनुअल जो है वो इसके रिलेटेड जो है वो एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन ड्राइव जो है चलती है, ठीक है, तो उसे जो है लगाना चाहिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होती है वो रिकमेंड की जाती है कि इनको एट हाई रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन विद क्रोनिक डिजीजेज ऑफ हार्ट, जिन पर्सन की जो डिजीज जो है डिजीज जो है क्रोनिक हो चुकी है, लंग्स की, किडनी की, डायबिटीज़ है जिनको, ठीक है, या एनीमिया है, खून वगैरह की कमी है, तो उन पर्सन जो है चांसेस रहते हैं कि वो उनकी जो डिजीज क्रोनिक हो चुकी है, तो उनको जो है रिकमेंड की जाती है कि आप इन्फ्लुएंजा की जो है वो एनुअल जब ये जो है वैक्सीनेशन ड्राइव चलती है तो आप वैक्सीन लगाइए। ऐसे पर्सन जिनको इन्फ्लुएंजा होता है उन्हें पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। पैरासीटामोल भी यूज़ कर सकते हैं, एस्पिरिन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रंस को जो है नहीं देनी चाहिए, और जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके ही जो है मेडिसिन लेनी चाहिए। फिर बात करते हैं डेंगू की। अब डेंगू भी जो है बहुत कॉमन है, ये भी जो है वायरस से होता है, और हर साल जो है हम सुनते हैं कि जो है डेंगू की न्यूज़ के आज जो है इससे इतना नुकसान हुआ, इतने लोग जो है मारे गए, ठीक है। तो एक कॉमन डिजीज़ है डेंगू भी, और ये भी जो है कम्युनिकेबल जो है वो डिजीज़ में है, और एक डिजीज़ जो है वायरस से ही होती है। बेसिकली इसके भी जो है वो दो लेवल है। एक तो डेंगू फीवर होता है सिंपली, एक डेंगू जो है बहुत ज़्यादा जब जानलेवा हो जाता है, ठीक है। और फिर जो है डेंगू हेमोरेजिक फीवर है। अब डेंगू फीवर जो होता है वो क्या होता है? सडन हाई फीवर हो जाता है, हेडेक होने लगती है, आइज़ के आसपास जो है वो दर्द होती है, मसल्स और जॉइंट्स में जो है पेन होती है। और डेंगू जो है हेमोरेजिक जो फीवर जो होता है ये एक्यूट इन्फेक्शन वायरल डिजीज़ होती है, ये एडवांस स्टेज होती है डेंगू फीवर की, ठीक है। तो एडवांस स्टेज है ये। यहाँ पर भी फेवर होता होगा इनिशियल फेज में, और दूसरे सिम्टम जैसे कि हेडेक है, आइज़ में पेन होना, जॉइंट्स में पेन होना, मसल्स में पेन होना, और उसके साथ जो है वो ब्लीडिंग वगैरह जो है होना, रेड टिनी स्पॉट जो है स्किन पे बनना शुरू हो जाते हैं, एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स से जो है वो ब्लीडिंग होती है, नोज से भी और गम से भी, तो खून का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और इसमें जो आपकी प्लेटलेट्स वगैरह जो होती है वो कम हो जाती है। तो डेंगू जो है सेपरेट होता है थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडीज एगपीटी मॉस्किटो, जैसे बेसिकली फीमेल मॉस्किटो के काटने से जो है वो डेंगू होता है। ट्रांसमिशन जो होती है वो मॉस्किटो के बाइट से ही होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, हेल्थी पर्सन को। तो क्या होता है, ये ट्रांसमिट करता है ब्लड कंटेनिंग द वायरस टू द हेल्थी पर्सन, और जो पर्सन होता है वो इन्फेक्ट जो भी होता है डेंगू से,
तो उसमें कुछ सिम्टम्स जो होते हैं 5 से 6 दिन के बाद जो है वो अपेयर होना शुरू करते हैं जब भी जो है वो मॉस्किटो काटे। अब ये जो मॉस्किटो होते हैं वो दिन के टाइम में एक्टिव तो होते हैं और ज़्यादातर ये इंडोर्स में जो है रेस्ट करते हैं, क्लोजेस्ट प्लेसेस में और डार्क प्लेसेस में। अगर बाहर भी देखेंगे ये ज़्यादातर घरों में ही होंगे, इंडोर्स में ही रहते हैं और कुछ प्लेसेस जो होती है वहाँ पर रहते हैं। और जो डार्क प्लेसेस होती है जैसे कि डे टाइम में आप देखेंगे ये एक्टिव तो होते हैं डे टाइम में और डार्क प्लेसेस में ही रहेंगे, जहाँ छाँव ज़्यादा होती है उसी जगह जो है शेडेड पोर्शन में रहते हैं। ठीक है, और ठंडी जगहों को ढूंढते हैं, जैसे कि कहीं टायर्स वगैरह में पानी हो, बकेट्स वगैरह में पानी जमा हो, रोड वगैरह में पानी जमा हो, तो उस एरिया में जो है मिलेंगे। तो फीमेल मॉस्किटो जो है वो अपने अंडे जो है यहीं पर देती है स्टेगनेंट वाटर में। ठीक है, जैसे कि कूलर वगैरह में है जो गर्मियों में यूज़ करते हैं उसमें पानी डाल दिया तो उसमें जो है दे देते हैं, टायर्स वगैरह में एम्प्टी बकेट्स में जो है देते हैं, घरों के आसपास जो है दे देती हैं। ठीक है, ये अडल्ट जो है एग हो जाते हैं 10 दिनों में। उसके बाद जो है बस यही है कि किसी भी पर्सन को जो है वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अब डेंगू का जो डायग्नोसिस टेस्ट होता है वो बेसिकली जो है वो इसी से किया जाता है, ब्लड टेस्ट एक सिंपली किया जाता है डेंगू वायरस को चेक करने के लिए। और आप देखते हैं कि जब भी आप सीबीसी कराते हैं कंप्लीट ब्लड टेस्ट तो देखते हैं ऐसा पर्सन जो होता है, ऐसा पेशेंट, उसके जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो कम होने लगते हैं। तो इसका डेंगू का ये है कि कोई जो है इसका जो है वो ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन जो भी पर्सन जो है जिसे डेंगू होता है उसे रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि मसल जो होते हैं फैटिग हो चुके होते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है वो पानी पीना चाहिए। और इन केस जब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो ऐसे पर्सन को जो है ब्लड भी जो है वो चढ़ाया जाता है। फिर हम बात करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस की, यानी कि टीबी की जो है वो बात करने वाले हैं। अब देखिए टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस है इसके 2-3 नाम भी है। एक तो इसको कॉच डिसीज भी कहते हैं, कॉच डिसीज भी कहते हैं। इसे जो है हम जो है किंग्स टच भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम भी है वाइट प्लग। ठीक है, वाइट प्लग भी कहते हैं इसे हम, और इसे हम स्क्रोफुला भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे मैन ऑफ डेथ भी कहते हैं। पैथोजन की बात करेंगे तो पैथोजन इसका जो होगा वो एजेंट जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। जो हाँ टीबी जो था सबसे पहले जो है ये इसे ढूंढने वाले जो थे वो रॉबर्ट कॉच थे, रॉबर्ट कॉच। तो इन्हीं के नाम पे इसे कॉच डिजीज भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले लिखाया। रॉबर्ट कॉच तो बेसिकली इन्होंने 1882 में जो है वो इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस की तो बात करेंगे, एक तो ईयरबॉर्न होते हैं, जैसे कि ईयरबॉर्न तो रहेंगे ही इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। बेसिकली इसका ह्यूमन सोर्स भी रहता है जो कोई कफ करते हैं, स्नीजेस करते हैं, और जो बोवाइन सोर्सेज भी इसके जो है कुछ रहते हैं। तो कंट्री में आप जानते हैं कि नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो है चलाया गया था, RNTCP। ठीक है, ये 1962 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो है डॉट्स चला था, जो कि टेलीविज़न पे भी जो है काफ़ी जो है वो इस पे एडवर्टाइजमेंट जो आती थी, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जिसे कहा जाता है। फिर जो है RNTCP को जो है अभी 2019 में जो है चेंज कर दिया था इसका नाम। ठीक है, इसे जो है टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है वो नाम दिया गया था 2019 में। सिम्टम्स क्या होते हैं? फेवर तो रहता ही रहता है, कफिंग भी जो है वो रहती है, चेस्ट जो है चेस्ट में पेन होना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि चेस्ट में जो है वो पेन रहती है टीबी के पेशेंट को। खांसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और जो है ब्लड जो है वो कभी कभी जो है सिम्टम के साथ आता है, और जनरली वीकनेस जो है रहती है। अब प्रिवेंशन क्या है इसका कि पेशेंट को जो है वो अलहदा रखा जाए ऐसे पेशेंट को, ताकि इन्फेक्शन जो है सिप्ट ना हो, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ये डिजीज जो है अब बैक्टीरिया से होती है। अभी तक हम वायरसेस की वैक्सीन पढ़ रहे थे ना, अब हम बैक्टीरिया की पढ़े, तो माइकोबैक्टीरियम है, तो ये डिजीजेस का पर बैक्टीरिया है। कौन सी वैक्सीन इसमें दी जाती है? BCG वैक्सीन जो है वो दी जाती है। अच्छा, BCG क्या होता है? बेसिली कालमिटीग्यूरिन
ये वैक्सीन जो है दी जाती है बच्चों को एज अ प्रिवेंटिव मेजर के लिए। ऐसे पेशेंट जो भी होते हैं उनका रूम जो होता है एक तो एयरी होना चाहिए, नीट होना चाहिए, क्लीन सराउंडिंग होना चाहिए, और एंटीबायोटिक जो भी उनको जो है वो प्रिस्क्राइब की जाए उसे भी जो है लेना चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड जो है पैथोजन जो है इसका कौन सा है, बेसिलस रॉड शेप बैक्टीरियम यानी कि सल्मोनेला टाइफाई जो है वो इसका जो है वो होगा। तो याद रखेंगे पैथोजन जो है बेसिलस रॉड शेप बैक्टीरियम है, सल्मोनेला टाइफाई। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, थ्रो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से जो है फैलता है टाइफाइड। तो वाटर साफ पीना चाहिए, फिल्टर करके पीना चाहिए या बॉईल करके पीना चाहिए। ठीक है, फूड जो है वो भी साफ खाना चाहिए, वॉश करके अच्छे से पका के खाना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 हफ्तों में होता है। तो ये आपने टाइफाइड के सिम्टम्स तो देख लिए कि कैसे जो है वो कैसे जो है मोड जो है इसका ट्रांसमिशन है। सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर ज़्यादा रहता है, हेडेक रहता है, पल्स रेट जो होता है आपका जो है वो कम हो जाता है। तो ये किस में होता है, याद रखेंगे टाइफाइड में। बैली जो होती है आपकी, इस पे जो है रेडिश कलर के जो है रैशेस आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम केसेस में जो है अल्सर जो है तो रप्चर हो जाता है जिसमें पेशेंट की डेथ होती है। प्रिवेंशन क्या है, एंटी टाइफाइड इनकोल्यूशन शुड बी गिवन। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अवॉइड टेकिंग एक्सपोज्ड फूड एंड ड्रिंक, वो जो खाने जो खुले हुए होते हैं रेडी वगैरह पे जो है, ठीक है, खुले हुए होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा खाएंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। तो प्रॉपर सैनिटेशन भी जो है मेंटेन करना है आपको। क्लीनलीनेस जो है वो भी मेंटेन करनी है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा ऑफ द पेशेंट, ऐसा पेशेंट जो होता है इसके एक्सक्रीटा को प्रॉपर जो है वो डिस्पोज करना होगा। अगर वो वॉशरूम जो है वो सेम यूज़ कर रहा है तो उसे बाद में जो है अच्छे से वॉश करके जो है वो हेल्थी पर्सन जो है बैठेगा। तो एंटीबायोटिक जो है वो भी फॉलो करनी होगी जो भी प्रिस्क्राइब की जाए। अब नेक्स्ट जो है वो कॉलरा है। तो ये भी जो है बैक्टीरिया से ही होती है। कॉलरा जो होता है इट इज ऑफन ब्रेक्स आउट अमंग द पीपल इन क्राउडेड एरियाज। तो कॉलरा जो है ज़्यादातर उन एरियाज में होता है जहाँ पर जो है काफ़ी जो है वो पॉपुलेशन है, क्राउडेड एरियाज है और सैनिटरी कंडीशन उतनी बेहतर नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है एक बैक्टीरिया जो है वो कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है, बेसिकली ऐसा बैक्टीरिया जिसे हम विब्रियो कॉलरा कहते हैं, इससे फैलता है। अब कैसे फैलता है, तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर ही होता है और हाउस फ्लाई ही जो है वो कैरियर का काम करती है। इसमें क्या सिम्टम्स रहते हैं, एक तो डायरिया होता है वो एक्यूट रहता है, वाटरी स्टूल आता है, ठीक है, लूज मोशन वगैरह रहती है, मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, लॉस ऑफ मिनरल्स थ्रू यूरिन, तो यूरिन के जरिए मिनरल्स का भी लॉस होता है, और डिहाइड्रेशन जिसमें जो है वो डेथ वगैरह भी होती है। ठीक है, अब प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करते हैं। कॉलरा वैक्सीन जो होती है शुड बी गिवन, इस ऐसे पेशेंट को जो है कॉलरा वैक्सीन जो है दे देनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है बैलेंस ज़रूर होना चाहिए बॉडी में, जैसे कि मिनरल्स जो होती है उनका लॉस जो है वो बॉडी से होता है। अगर मिनरल्स का लॉस होता है, आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, शुगर, ये यानी कि जो आप ओरस लेते हैं वो ओरस जो है वो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो है वो लेने चाहिए। ठीक है, ताकि डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो, क्योंकि इसमें जो है डिहाइड्रेशन जो है इतनी ज़्यादा होती है कि डेथ हो जाती है। तो पानी को खुला इसमें लेना होगा कॉलरा के केस में, और साथ में जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज़रूर लेने होंगे। बाकी जो है वो हाइजीन जो है इसमें मेंटेन करनी होगी। नेक्स्ट डिजीज़ जो है वो डिप्थीरिया है। ठीक है, अब डिप्थीरिया जो डिजीज़ है किससे होती है, ये जो है हमारे जो है वो कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होती है, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से, ये इसका एजेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड तो 2 से 6 दिनों का रहता है इसमें। अच्छा, एक बात है कि कभी कभी पूछा जाता है ना डिप्थीरिया जो हम डायग्नोस कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए टेस्ट होता है शीक टेस्ट, बच्चों को कराया जाता है शीक टेस्ट, ये शीक टेस्ट।
तो डिप्थीरिया जो है डिजीज जो है अक्सर बच्चों में ही होती है, चिल्ड्रंस में होती है, और इनको बच्चों पे का जो है एक शीक टेस्ट किया जाता है जिससे डायग्नोस हम कर पाते हैं कि डिप्थीरिया हुआ है या नहीं है। होता कैसे है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है। सिम्टम्स क्या होता है? हल्का सा बुखार रहता है, गले में खराश रहती है, ठीक है। तो ऐसा महसूस होता है गले में कि कुछ जो है सेमी सॉलिड मटेरियल जो है फंसा हुआ है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो है वो ईयर पैसेज जो है वो क्लॉग हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और फाइनली डेथ भी हो सकती है। तो इसमें बेबीज जो होते हैं उनको एक वैक्सीन दी जाती है, डीपीटी वैक्सीन। अब क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि डीपीटी वैक्सीन जो है वो किस डिजीज में दी जाती है, तो वो डिप्थीरिया में होगी। कौन सी वैक्सीन? डीपीटी वैक्सीन। सेप्टम ओरल एंड नेजल डिस्चार्ज रहता है यहाँ पर, उसे जो है वो डिस्पोज अच्छे से करना चाहिए। एंटीबायोटिक जो भी डॉक्टर दे वो भी दे देनी चाहिए, और बच्चे को जो है वो आइसोलेशन में जो है रखना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज है लिप्रोसी। अब लिप्रोसी जो होती है ये भी बैक्टीरिया से होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जो है अगर ज़्यादा देर कांटेक्ट रहता है तो हो सकती है। नेजल सिक्रेशंस जो होती है ये भी जो है ऐसे पर्सन्स की अगर नेजल सिक्रेशंस होती है तो उससे भी दूर रहना चाहिए, उससे भी जो है हो सकती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? ये हमारी स्किन को जो अफेक्ट करता है, न्यूडल्स और अल्सर जो है स्किन में बनाता है, और जो इसमें से स्कैब्स गिरते हैं, डिफॉर्मिटीज़ जो होती है फिंगर्स की एंड टोज की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और ये स्कैब्स जो होती है इनसे भी जो है वो डिजीज़ फैलती है। ठीक है, अब प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करेंगे। अगर ऐसे पर्सन जो पेरेंट्स है अगर उनको लिप्रोसी है तो उनके बच्चों को जो उनसे दूर रखना पड़ेगा सबसे पहली बात। तो डिजीज़ भी, इस डिजीज़ के लिए जो है मेडिसिन भी है, वो इसका जो है इफेक्ट जो है वो प्रिवेंट तो कर सकती है, ठीक है, आगे फैलने से जो है प्रिवेंट करती है। अब डिजीज जो है प्रोटोजोआ की देखते हैं। एक तो मलेरिया है, मलेरिया पैरासाइट जो होती है किससे होते हैं? डिफरेंट साइड्स ऑफ प्लाज्मोडियम। इसमें जो है फीमेल जो है एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो काटता है, उससे जो है मलेरिया होता है। सिम्टम्स जो है वो क्या है? हेडेक रहता है, जुकाम रहता है, मस्कुलर पेन रहती है, शिवरिंग जो है पर्सन को होती है, और साथ में बुखार वगैरह भी जो है वो रहता है, पसीना जो है बहुत ज़्यादा जो है वो आता है, पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और जो है खून की कमी वगैरह भी रहती है। तो इसे ट्रीट करना जो है काफ़ी ज़रूरी होगा। पहले तो फिटिंग ऑफ जो है डबल डोर एंड विंडोज़ जो है लगाई जाए घरों में, यानी कि जाली वाले दरवाजे लगाए जाए ताकि मच्छर वगैरह जो घरों में ना आए, या पर्दे जो है लगा सकते हैं। मॉस्किटो नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉस्किटो रेपिलेंट्स जो घरों में लगाए जाते हैं या ऐसे ऑफिस वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में, तो उन्हें भी लगा देना चाहिए। तो वाटर को जो है वो जमा नहीं होने देना चाहिए। हाँ, जहाँ पर वाटर वगैरह जमा हो जाए तो वहाँ पर केरोसिन ऑयल जो होता है उसे जो है वो छिड़कना चाहिए। एंटी मलेरिया ड्रग्स जो होती है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलिटस की। डायबिटीज़ को जो है बहुत ज़्यादा जो है आज जो है कॉमन जो है डिजीज़ हो चुकी है। इसे डायग्नोज हम कैसे करते हैं? ब्लड टेस्ट कराते हैं और यूरिन टेस्ट जो है कराया जाता है, जिससे हम जो है वो डायबिटीज़ को जो है डायग्नोज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? इंसुलिन की सिक्रेशन कम हो जाती है फ्रॉम द पेनक्रियास। तो पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन कम बनाता है, तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन जो है लेने पड़ते हैं। तो मेंटल स्ट्रेस में तो रहेंगे ही। तो ये जेनेटिक भी चलती है, हेरिडिटी भी चलती है। अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो बच्चों को चांसेस रहते हैं बिल्कुल आने के। तो इसमें क्या होता है? ब्लड में जो है वो ग्लूकोज का जो है कंटेंट बढ़ जाता है। आपका और क्या रहता है? यूरिन जो है ज़्यादा आता है और बार बार जो है वो यूरिन जो है आता है, जिससे कि एक आवर में 2-3 बार भी आ सकता है। भूख प्यास बहुत लगती है और ऐसा फील होता है खाना खाने के बाद भी कि हमें जो है भूख लगी हुई है। तो ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है डायबिटीज़ का। तो हीलिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। अगर कोई भी जो है जख्म निकलता है, कहीं भी लगती है, तो जल्दी हील जो है वो नहीं होता है, वो वीकनेस होती है बॉडी की।
और प्रिवेंशन क्या रहती है, एक तो यही है कि आप जो है पहले से जो है वो कंट्रोल करें, अपना वेट जो है वो कंट्रोल करेंगे। रेगुलेटेड कंट्रोल डाइट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना खाए जिसमें जो है वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब देखिए जो ऐसे पेशेंट होते हैं उन्हें राइस भी जो है वो कम खाने होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, रिच सोर्स है। माने हमने पढ़ा है पूरा न्यूट्रिशन के चैप्टर में, ऐसे तो हमको कार्बोहाइड्रेट की जो है 400 जो है ग्राम्स की जो ज़रूरत पड़ती है एक डेली एडल्ट को, लेकिन इस केस में जो है कम खाना चाहिए, शुगर जो है वो कम लेने चाहिए। तो एक तो शुगर और कार्बोहाइड्रेट दोनों को जो है अवॉइड करना चाहिए फिर, ठीक है। तो इंजेक्शन जो होते हैं इंसुलिन के वो खाने से पहले लेने पड़ते हैं, क्योंकि इंसुलिन जो है वो नहीं बना रहा होता है पैनक्रियास। फिर कुछ डिजीजेस जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस रहती है। यहाँ पर जो है डिपोजिशन जो होती है क्या होता है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल एक काइंड ऑफ फैट्स होता है इन द वॉल द कोरोनरी आर्टरीज। तो ये क्या काम करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड का जो है वो फ्लो टू द हार्ट मसल, और इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो ये हमारे सपोज मसल है, यहाँ पर जो है कोलेस्ट्रॉल जो है इस तरीके से फैट वगैरह जो है वो जमा होते हैं, चाहे ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है तो ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है और हार्ट तक जो है ब्लड प्रॉपर नहीं पहुँचता है, तो क्या करते हैं, तो हार्ट अटैक के जो है चांसेस रहते हैं। तो जब भी जो है कोलेस्ट्रॉल है तो हमेशा ऐसी डाइट लीजिए जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो, और ये फैट्स वगैरह जो है नहीं लेनी चाहिए। ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई एंड रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल टू मसल हेल्थ की जो हार्ट की जो हेल्थ होती है उसकी एफिशिएंसी जो है कम हो जाती है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से भी होता है, और ओबेसिटी ओवर वेट की वजह से भी होता है। तो वेट भी जो है आपको अपना मेंटेन रखना होगा, ठीक है। हाइपरटेंशन की वजह से हाइपरटेंशन भी जो है एक रीज़न रहता है इसका, हाई ब्लड प्रेशर। फिर जो है ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं, एक तो डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, फिर जो हाइपरटेंशन जो है हाई ब्लड प्रेशर, ये भी जो है इससे भी जो डिजीज़ होती हैं। बीपी जो है उसे भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये डिफरेंट जो आर्टरीज होती है किडनीज की, उन्हें जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो एक्सट्रीम केसेस में जो आर्टरीज जो होते हैं बस्ट भी हो सकती है और ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो इसलिए जो है वो अपने ब्लड प्रेशर को भी जो है कंट्रोल रखना होगा। प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करेंगे तो सबसे पहले तो मेंटल टेंशन को जो अवॉइड करना है। जैसी भी आपकी लाइफ जा रही है, जो भी वगैरह है स्ट्रेसेस है लाइफ में, तो उससे जो है आप कम करने की कोशिश करेंगे, तो टेंशन को जो है कम रखेंगे। लो फैट डाइट जो है लेंगे, फैट जो है अपनी डाइट में ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। वेजिटेबल जो है वो ज़्यादा लेनी चाहिए, और उतना ही जितना हम न्यूट्रिशन में पढ़े हैं, बैलेंस डाइट में जो चीज़ें पढ़े हैं कि हम प्रोटीन्स कितना लेने चाहिए, हम फैट्स कितना लेना चाहिए, तो उसी हिसाब से खाना खाना चाहिए। वेट जो है अपनी बॉडी को अपने जो है एज के हिसाब से जो है मेंटेन करना चाहिए बिल्कुल। अच्छी है ईटिंग हैबिट्स जो है वो खानी चाहिए। जंक फूड्स वगैरह जो है बिल्कुल जो है अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों से बचने के लिए। नेक्स्ट हमारे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो है चेस्ट में जो है वो पेन होती है, ठीक है, वॉमिटिंग्स वगैरह रहती है, पसीना जो है बहुत आता है, ब्लड क्लॉट जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स में बनते हैं, तो एक कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती है। तो इसमें भी जो है डाइट को ही कंट्रोल करना है बेसिकली। लो डाइट वो खानी चाहिए जिसमें सैचुरेटेड फूड फैट कम है और जिससे कोलेस्ट्रॉल जो है वो ना बने। तो अच्छी खाने की हैबिट जो है रखनी चाहिए। ओवरवेट को चेक करना होगा। स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होगी। अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है नहीं लेनी चाहिए, ड्रिंक्स वगैरह भी नहीं लेनी चाहिए, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं इन्हें भी जो है बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और अपना जो है वो जो है आप इसके लिए जो है ईसीजी करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो इन बीमारियों को जो है डायग्नोस करने के लिए करवा सकते हैं। उसके अलावा जो है ईको वगैरह भी जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं इन केस जो है वो सिवियर हो। तो बाईपास सर्जरी जो है वो भी परफॉर्म की जाती है एक्सट्रीम केसेस में। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। ये बेसिकली एज के हिसाब से जो है वो आप जानते हैं कि डिसऑर्डर होते हैं कुछ, कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे जो बोन्स वगैरह होते हैं
ठीक है, तो उनमें भी प्रॉब्लम आती है, तो उतनी स्ट्रेंथ जो है वो नहीं रहती है, उनकी डेंसिटी जो है वो कम होती रहती है, और थोड़ी भी चोट लगे तो चांसेस रहती है कि फ्रैक्चर वगैरह हो जाए। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनको जनरली जो है 30 एज के बाद जो है विटामिन डी और कैल्शियम की जो कमी होना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो है विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट जो है ज़रूर लेने चाहिए, या ऐसी डाइट जो है ज़रूर खानी चाहिए जिसमें कैल्शियम हो और विटामिन डी हो। ठीक है, जो है और बेड रेस्ट जो है वो लेना चाहिए। फिर जो है आप जानते हैं कि जो सप्लीमेंट आते हैं आपका बेसिकली जो एक टाइम में जो आपका कैल्शियम जो है वो और विटामिन डी जो है वो 500 जो है मिलीग्राम जो है वो एब्जॉर्ब होता है। तो इतने 500 मिलीग्राम्स के, और बाजार में भी जो मार्केट में सप्लीमेंट मिलेगा वो 500 mg का ही होगा। ठीक है, टाइम में आप इतना ही ले सकते हैं, और साथ में जो है ये दोनों एक साथ लेने पड़ते हैं ताकि जो है एब्जॉर्ब कर पाए। उसके अलावा जो है आपको एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए, जो है ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए, मतलब ये ताकि ना हो, इससे जो है कोई इफेक्ट ना हो आपको। तो प्रॉपर एक्सरसाइजेज जो है, चाहे इसमें रनिंग कीजिए आप, ठीक है, ये भी जो है एक्सरसाइज जो है वो प्रॉपर है, और जो है फिजियोथेरापिस्ट से भी जो है जाके जो है वो करवा सकते हैं। फिर जो है नेक्स्ट जो डिजीज़ है आपकी वो कैंसर है। अब इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड एंड अनवांटेड ग्रोथ होती है सेल्स की। ठीक है, देखो जो है वो ग्रो तो करता है, लेकिन जब वो ग्रोथ जो होती है अनकंट्रोल्ड होती है, होती ही जाती है और अनवांटेड होती है ग्रोथ। ठीक है, तो उससे जो है वो कैंसर होता है। कोई डेफिनेट काज जो है इसका नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखा गया है द बॉडी हैज प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो बॉडी में जो है क्या होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, और ये एक्टिवेट होते हैं कुछ सबस्टेंसेस से और स्टिमुलस से, जो ये कन्वर्ट करते हैं इसको टू कैंसर काजिंग ऑन्कोजेनेसिस में। एक तो हैवी स्मोकिंग जो करते हैं लोग, अल्कोहल लेते हैं या तंबाकू वगैरह जो है खाते हैं, उन्हें जो है चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर कंसिस्टेंट इरिटेशन ऑफ स्किन होता है, और रिपीटेड इंजरी एट सम पॉइंट। कैंसर जो होता है बेसिकली एक काइंड है ट्यूमर ग्रोथ का। ट्यूमर जो होती है, एक तो बनाइन ट्यूमर होता है आपका, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। बनाइन ट्यूमर जो होता है ये ज़्यादा खतरे वाला नहीं होता, क्योंकि जहाँ जहाँ से इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है वहाँ सपोज ये ओरिजिन है, तो यहाँ से आगे फैलेगा नहीं, पूरी बॉडी में कहीं सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम इसे हार्मलेस कर सकते हैं। दूसरा ट्यूमर आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, तो जैसे यहाँ से सेपरेट हुआ तो इधर भी फैलेगा उधर भी फैलेगा, तो ये चारों तरफ फैलने की कोशिश करता है, तो इसलिए जो है सीरियस होता है। इसकी ग्रोथ जो होती है वो रैपिड होती है, अचानक से फैल सकता है, और इससे जो है वो डेथ भी जो है पेशेंट की होती है। यहाँ पर क्या होता है, परसिस्टेंट लैम्प और थिकनिंग होती है टिश्यूज़ की, जैसे कि टंग में जो है वो स्वेलिंग आ जाना। ये 3 ऑर्गन्स में बेसिकली टंग है, ब्रेस्ट और यूटेरस जो है, इनके मसल्स जो होते हैं एक तो थिक होना शुरू हो जाते हैं। तो रेगुलर टेस्ट जो है वो वगैरह जो है करवाने चाहिए। एनी इरेगुलर अगर ब्लीडिंग हो या ठीक है, तो ये बॉडी में, तो ये भी जो है वो देख लेना चाहिए। तो इसमें ऐसी कोई बात हो तो टेस्ट वगैरह जो है वो करा लेने चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसा जख्म है जो आसानी से जो है वो भर नहीं रहा होगा जल्दी से, तो फिर भी जो है वो टेस्ट करवाने चाहिए। या बॉडी में अगर कोई ऐसा मोल या वाट निकले हैं तो भी जो है वो उनमें कोई चेंजेस देखने को अगर दिखती है आपको, तो भी टेस्ट वगैरह करा के जो है कन्फर्म करना चाहिए। तो ये सिम्टम्स होते हैं इसके। वॉइस में चेंजेस आती है, कफ रहती है, और जो है निकलने में भी डिफ़िकल्टी होती है। कैंसर चेक जो होता है वो साल में एक बार जो है कराना चाहिए। कॉमन टेस्ट जो है मैं आपको वो लिखा देता हूँ, जैसे कि पेप्सेमेर का टेस्ट होता है फीमेल्स के लिए, ये जो है वो जनरली करना चाहिए। ट्रीटमेंट जो होते हैं शुड बी अंडर मेडिकल एडवाइस, तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं एडवाइस लेने, जो भी टेस्ट की रिपोर्ट होती है वो लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो बता देते हैं टेस्ट में कि कोई खतरा तो नहीं है, या अगले कुछ सालों में भी कोई खतरा तो नहीं है, तो एक बार जो है वो टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। 40 ईयर्स के बाद जो है डेफिनेटली करवाना चाहिए। तो इसमें स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह जो है वो नहीं लेना चाहिए, तंबाकू वगैरह। ठीक है, बाकी जो है वो यही है कि ऑब्जर्व रेगुलरिटी इन लाइफस्टाइल टू कीप द बॉडी हेल्थी। फिर एलर्जी होती है, ये एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कोई भी इसका काज तो नहीं है, लेकिन उन पर्सनस को होती है जो हाइपर सेंसिटिविटी होते हैं किसी भी फॉरेन
मैटर को रिलेटेड जो भी उनकी बॉडी में एंटर हो जाता है, चाहे फिर उन्हें छींके वगैरह आ जाती है एलर्जी की वजह से, या किसी को ज़ुकाम हो जाता है, या किसी को थ्रोट वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स की वजह से भी होती है, जो दरख्तों से गिरते हैं आजकल फेदर्स वगैरह, उनकी वजह से भी होती है, या एनिमल्स से भी हो जाती है, इंसेक्ट वगैरह से भी, या किसी को किसी जो है वो ड्रग्स वगैरह से भी जो होती है, कोई मेडिसिन लेता है, किसी को किसी जो है परफ्यूम वगैरह से भी हो जाती है एलर्जी। ठीक है, तो ये हो सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कुछ डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ऐसे तो हमारे पास जो है देखिए कुछ कॉमन डिजीजेस है, इसके अलावा आप जो है एड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, टेटनस के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे टेटनस जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाइस से होता है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये शायद पढ़े नहीं थे इसमें। ठीक है, तो ये इसमें भी आप पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एड्स के बारे में थोड़ा सा लिख ही देता हूँ। एड्स जो होता है एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। 1 दिसंबर को जो है वो एड्स डे जो है मनाया जाता है, और कब से मना रहे हैं, 1988 से मना रहे हैं। ठीक है, एड्स भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, और ये पेंडेमिक डिसऑर्डर है। कैसा पेंडेमिक जो है वो डिसऑर्डर है। इंडिया में जो है नेशनल एड्स जो है कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो फॉर्मुलेट किया गया था, कब, 1987 में जो है वो फॉर्मुलेट किया गया था, और उसे इम्प्लीमेंट किया गया था 1992 में। फिर इस बार जो है आप थीम देख लेना, 2024 की जो है वो एड्स की जो है वो थीम्स क्या है वो आप देखेंगे, पूछी जा सकती है। ऐसे तो डे के बारे में ही अक्सर जो है वो क्वेश्चन आता है इसमें, और किससे होता है वो आ सकता है कि कम्युनिकेबल डिजीज है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो इसे स्लिम डिजीज भी कहा जाता है, ये भी जो है क्वेश्चन बनता है कि स्लिम डिजीज भी जो है वो एड्स को जो है वो कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।